नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू पाठशाला। तो लेट्स कंटिन्यू आवर सेट्स चैप्टर। सेकंड एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम शुरू करने वाले हैं थर्ड एक्सरसाइज। तो थर्ड एक्सरसाइज में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पहले देखेंगे और फिर शुरू करेंगे क्या थर्ड एक्सरसाइज। तो देखो भाई, पहला कॉन्सेप्ट जो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है वो है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम इज व्हाट? वेन डायग्राम इज नथिंग बट इट इज अ पिक्चर और वी कैन कॉल इट एज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो अगर तुम एक सेट को ज्योमेट्रिकल फिगर में दिखाते हो, जैसे कि एक सेट है ए 1 2 3, इसको तुम एक कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में दिखाते हो, जैसे मैं सर्कल, नाम लिखते हैं बाहर, फिर 0.1 0.2 0.3, ऐसी चीज को तुम कहते हो वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ऑफ अ सेट। तो वेन डायग्राम जो है ना, एक्चुअली बहुत डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है। जब हम बाकी सब चीजें पढ़ लेते हैं तब वेन डायग्राम बहुत काम आता है, क्योंकि हम एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे वेन डायग्राम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन सेट्स। अभी के लिए वेन डायग्राम क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन तुम कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर में कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हम लोग क्या करें, सर्कल में करें, ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, स्क्वायर में भी कर सकते हैं और रेक्टेंगल में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है तुमको वेन डायग्राम का मतलब समझा है। उसमें कुछ समझना ही नहीं है अभी के लिए। ठीक है, एक सेट को तुम अगर एक ज्योमेट्रिकल फिगर के अंदर बनाते हो तो उसको कहोगे वेन डायग्राम, खत्म कहानी। ठीक है, आगे बढ़ते। सब सेट क्या होता है? सब सेट बहुत सिंपल है। बोलते हैं देखो, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, द बी इज सबसेट ऑफ ए विच इज सिंबॉलिक रिटन एज बी सबसेट ए। मैं तुमको समझा देता हूँ यार, इधर नहीं समझा होगा तो मैं समझा देता हूँ। देखो, ए में अगर है 1 2 3 और बी में अगर है क्या 1 2, तो B जो है वो A में से मिल सकता है, इसके लिए हम कहते हैं B इज ए सबसेट ऑफ A। क्या कहते हैं? B इज सबसेट ऑफ A। देखो, B में 1 2 3 होता ना तो क्या होता मालूम है? तो ये होता कि A इज सबसेट ऑफ B, B इज ऑल्सो सबसेट ऑफ A। ठीक है, इससे एक प्रॉपर्टी मिल जाती है सबसेट की। वो क्या है कि एवरी सेट इज अ सब मतलब बेटा हिस्सा, सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता ही है। ठीक है, तो A इज सबसेट ऑफ B भी हो सकता था, B इज सबसेट हो सकता था इफ, कब? जब A होता 1 2 3 और B भी क्या होता 1 2 3। ठीक है, तो सबसेट मतलब क्या? हिस्सा। अब हर चीज अपना हिस्सा तो होती ही है बेटा, तो इसके लिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं लिखता हूं इधर C, ठीक है, खाली, तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। मतलब C सबसेट होगा किसका मालूम है? A का भी। C सबसेट होगा किसका? B का भी। तो एम्प्टी सेट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, वैसे एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है। ठीक है, क्लियर? तो सबसेट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा भाई। अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया A में ABC आ रहा है और मैंने B में लिख दिया आ रहा है B और D। अब अगर मैं तुमको पूछता हूं क्या B A का सबसेट है, अगर तुम्हारा आंसर है हाँ, तो भाई गलत हो, क्योंकि बेटा B में B और D है और A में D नहीं है। यानी कि यहां पे ये बोलना गलत होगा कि B इज सबसेट ऑफ A। ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इधर B और D है पर A में B और D नहीं है। भले ही B छोटा है पर B में वो एलिमेंट नहीं है जो A में है, तो जो B है वो A में से बन सकता नहीं है। इसके लिए भाई B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। सबसेट मतलब बड़े सेट में से वो बनना चाहिए, ऐसी चीज को कहते हैं सबसेट। उम्मीद है सबसेट का कंसेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ने के लिए हमको जानना पड़ेगा क्या? यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम सीखते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? देखो, मैं 3 सेट ले लेता हूं। अब मैंने 3 सेट ले लिए। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन कहता है ये सेट सबसे बड़ा सेट होता है जो भी तुम सेट कंसीडर करने वाले हो। तो अब मैं 3 सेट कंसीडर कर रहा हूं यहां।
ए, बी और सी। इनमें सबसे बड़ा सेट कौन सा है? ए। ये यूनिवर्सल हो सकता है, पहली कंडीशन है सबसे बड़ा। दूसरी कंडीशन, बचे कुछ सेट्स जो हैं वो सब बड़े वाले के सबसेट होने चाहिए। चेक करो, क्या बी ए का सबसेट है? हाँ है, क्योंकि बी में 2 3 आ रहा है, ए में 2 3 आ रहा है। क्या सी ए का सबसेट है? हाँ, 1 4 आ रहा है, इधर भी 1 4 है। अब मैं कह सकता हूं ये क्वालिफाई हो चुका है कहलाने के लिए क्या? यूनिवर्सल सेट। इसको क्या कह सकता हूं? यूनिवर्सल सेट। तो दो कंडीशन, पहली सबसे बड़ा, दूसरी बाकी जो सेट्स हैं वो इस बड़े वाले के क्या होने चाहिए? सबसेट। तो ऐसे सेट को क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट। तो अब हम लोग यूनिवर्सल सेट कहने वाले हैं ए को। तो यूजुअली यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं, पर अगर ए से किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। अब पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट। सपोज यू इज एन यूनिवर्सल सेट, तो एक काम करते हैं, अब क्वेश्चन के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से ए की जगह लिख देते हैं यू। तुमने ए लिखा होता तो भी प्रॉब्लम नहीं होता, पर डेफिनेशन के हिसाब से जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यू लिखता हूं। Suppose U is an universal set if B is subset of U. B U का subset है. Then the set of all the elements in U which are not in B is called complement of B. It is denoted by B dash या B C. तो B complement क्या होगा बेटा? 2 3 को छोड़ के, 2 3 को छोड़ के क्या बचा? 1 और 4। इसको B डैश से भी डिनोट कर सकते हो, B रेस टू C से भी डिनोट कर सकते हो। बेसिकली जो B में है उसको छोड़ के बाकी सब U से। तो बी में 2 3 था, तो 2 3 को छोड़ के बाकी क्या लिखेंगे? 1 4। मैं तुमको पूछता हूं, अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट तो नहीं है इधर, ए तो है नहीं, हम सी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो सी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा? सी कॉम्प्लीमेंट में 1 और 4 छोड़ दो, क्या बचेगा? 2 और 3। ठीक है, क्लियर है? तो कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट भी पढ़ लिया हम। आगे बढ़ते, देखो अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये तुमको याद होनी चाहिए, समझनी भी चाहिए। तो पहले देखो, ये तो मैंने पहली वाली पहले ही समझा दी। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट्स सेट, मतलब हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, ये बता दिया था। फिर ये भी बता दिया था एम्प्टी सेट इज एन सबसेट ऑफ एवरी सेट, मतलब कभी तुमको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ए, और एग्जाम में पूछ लिया क्या? फी इज सबसेट ऑफ ए, ट्रू और फॉल्स। तो बेटा क्या? यस, बिकॉज ये फी सिंबल ही है किसका? एम्प्टी सेट का। फी सिंबल है किसका? एम्प्टी सेट का। तो फी मतलब क्या? एम्प्टी, और एम्प्टी सेट तो सबका सबसेट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा रे? ट्रू। ठीक है। दूसरा देखो, इफ ए इक्वल्स टू बी, यार ये भी हमने कर लिया था। अगर ए और बी इक्वल है तो ए भी बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है। इधर इसका उल्टा है, अगर दो सेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, मतलब गारंटी हो गई का कि बेटा ए और बी क्या है? इक्वल सेट्स। ए और बी क्या है? इक्वल सेट्स। कैसा? जब ए सबसेट ऑफ बी है और बी भी ए का सबसेट है, दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब तब भी हो सकता है जब ए और बी क्या हो? इक्वल। ये सब बेटा एमसीक्यू ट्रू फॉल्स में बहुत काम आता है, तो इसको एक बार समझ लेना। मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज बोल रहे, नो एलिमेंट्स आर कॉमन इन ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। यार ये तो जनरल नॉलेज है। ए कॉम्प्लीमेंट बनता कैसे है? ए कॉम्प्लीमेंट ए के एलिमेंट को छोड़ के जो यूनिवर्सल में से बचे उनमें से बनता है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ कॉमन नहीं होगा। फिर बोल रहे ए सबसेट ऑफ यू, ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट है। हमने देखा था बेटा ए सेट था या बी सेट था जो यूनिवर्सल में था, उसका सबसेट था। एग्जाम्पल देख लो पीछे वाला। हाँ, इधर देखो, इधर B 2 3 है, B कॉम्प्लीमेंट 1 4 है, दोनों U के सबसेट है ना, दोनों U के सबसेट है, यही कहना चाहते हैं। देखो दोनों U के सबसेट है। A इज सबसेट ऑफ U, A कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो सबसेट ऑफ U। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट U इज एन एम्प्टी सेट। बेटा अब U में अगर 1 से लेके 10 तक आया तो U कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा बेटा? U कॉम्प्लीमेंट मतलब U को छोड़ के U में से, अभी U को छोड़ दिया तो कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, मतलब कुछ नहीं बचे को क्या कहते हैं सेट में? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं ऐसे भी और फी से।
और बोल रहे कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, अगर तुमने एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला ना, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाला मतलब इसको छोड़ के इसमें से कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ेगा ना, इसके पास कुछ है ही नहीं तो सब आ जाएंगे। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। दीज आर बेसिक थिंग्स, पर इसको एग्जाम्पल लेके करते तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई थिंक हमने थियरी खत्म कर ली है, तो वी आर नाउ केपेबल टू सॉल्व एक्सरसाइज सम्स, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3। तो देखो इसमें कुछ सेट्स दिए हैं, पूछे हैं कौन से स्टेटमेंट ट्रू और कौन से फॉल्स हैं। तो देखो शुरू करते हैं भाई। तो C सबसेट है B का, C में BD आ रहा है क्या? B में BD आ रहा है? नहीं भाई BD नहीं आ रहा है, तो ये क्या होने वाला है? फॉल्स, ठीक है। तो अभी इसको ट्रू फॉल्स है तो डायरेक्टली करते हैं, दिस इज गोइंग टू बी फॉल्स। A सबसेट है D का, A में क्या आ रहा है? ABCDE। D में क्या आ रहा है? A और E। भाई कभी भी नहीं हो सकता A D का सबसेट, क्योंकि A इतना बड़ा और D छोटा है, तो भाई नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। D सबसेट है B का, D में AE है क्या? B में AE है? नहीं, D में AE दिख रहा है, B में A नहीं दिख रहा है, तो अगेन ये भी क्या होने वाला है? फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, D सबसेट, D में AE है, A में AE है, हाँ A में AE है, तो बहुत टाइम के बाद आया है क्या? ये ट्रू, ठीक है। ये क्या होगा? ट्रू। उसके बाद फिफ्थ देखो क्या है, फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं भाई? फिफ्थ में बोल रहे हैं B सबसेट है A का, B में CDEF है, A में C है, D है, E है, पर F नहीं है, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स। C, कैपिटल C सबसेट है A का, कैपिटल C सबसेट है A का, यानी कि C में BD आ रहा है क्या? A में BD आ रहा है? यस, तो ये क्या होने वाला है? ट्रू। तो अपना सिर्फ ट्रू कौन सा था? फोर्थ और सिक्स्थ, बाकी सब क्या है? फॉल्स। वेरी इजी यार, बहुत ज्यादा इजी है। सबसेट का कंसेप्ट समझाए तो 2 सेकंड में हो जाता है। आगे बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 एज यूनिवर्सल सेट एंड शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी पर बहुत मजेदार सम है। देखो, तो अब बोल रहे हैं यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं एक को, ठीक है। यूनिवर्सल ले लेते हैं, आ जाओ भाई। तो यूनिवर्सल सेट लेना है किसको? 1 से लेके 20 तक के सेट को, ओके। ये अभी क्लियर हो गया। अब हमको बोला है शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। पहले अपन इनका लिस्टिंग फॉर्म लिख लेते हैं। एक्स में क्या आता है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 7 और 15 के बीच में, 7 से बड़ा 15 से छोटा, यानी कि 8 9 14 तक आएगा बेटा, 15 से छोटा। और वाई में देखो क्या आएगा, y में है नेचुरल नंबर, y इज अ प्राइम नंबर, तो भाई प्राइम नंबर में तो डॉट डॉट भी नहीं दे सकते। 2 के बाद 2 से शुरू होगा, 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। 2 के बाद आएगा 3, फिर 5 7 11 13 17 और 19। अब इसको वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बनाने से पहले ना हमें ये सोचना है कि क्या x और y में कुछ कॉमन है। चेक करो भाई, सीधा पहले 8 से जाते हैं। 8 के बाद देखो इधर सब नंबर आएंगे, तो इधर 11 कॉमन होगा, 11 के बाद कॉमन होगा 13, 14 के बाद तो इधर है ही नहीं, तो 11 और 13 है जो कॉमन है। तो ये बहुत जरूरी था जानना कि कॉमन है कि नहीं, क्योंकि कॉमन होगा तो वेन डायग्राम अलग होता है और कॉमन नहीं होगा तो अलग होता है। तो कॉमन है तो वेन डायग्राम कैसे बनेंगे देखो, तो हम थोड़ा यूज करते हैं अपने शेप्स। तो देखो भाई, जब कॉमन होते हैं तो वेन डायग्राम ऐसे बनाना है, इंटरसेक्टिंग सर्कल। क्यों इंटरसेक्टिंग सर्कल सर? क्योंकि बेटा कॉमन है ना, इन दोनों के पास ऐसे एलिमेंट हैं जो x के पास भी है और y के पास भी है। तो पहले कॉमन से शुरू करना है। तो अब कॉमन कौन से थे? 11 और 13, तो इधर लिख देंगे 11 और 13। अब फिल करना शुरू करेंगे, इसको नाम दे देते हैं x, ठीक है, इसको दे देते हैं क्या? y। कुछ स्कूल में बोलेंगे x अंदर लिखो y अंदर लिखो, तो अकॉर्डिंग टू स्कूल तुम मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। तो अब x में क्या क्या आ रहा है बेटा? x में 8 से आ रहा है, तो 8 9 10।
अब 11 नहीं लिखूंगा मैं बेटा, 11 आ गया, 11 x के पास भी आ गया है और y के पास भी, 11 नहीं लिखूंगा, 12 लिखूंगा और क्या लिखूंगा 14। सर आप ये डॉट डॉट क्यों लगाते हो बेटा? वेन डायग्राम में ना डॉट लगा के एलिमेंट लिखा जाता है, स्कूल्स में बोलते हैं, वैसे तो 11th में कुछ नहीं होता है, बट 9th में ऐसा रूल है कि तुम लिखा करो भाई। तो स्कूल वाले इस पे आर्ग्यूमेंट करेंगे, तो इसके लिए मैं लिखवा रहा हूं। तो अब 2 लिखूंगा, 2 के बाद क्या लिखूंगा 3, फिर लिखूंगा 5, 7, 7 के बाद 11 लिखने नहीं वाला हूँ, 11 और 13 आ गए हैं, सीधा लिखूंगा 17 और लिखूंगा क्या 19। अब बेटा ये तो एक्स वाई हो गया, यूनिवर्सल के लिए, यूनिवर्सल इन सबका पिताजी है, यानी कि वो बड़ा सेट होने वाला है, ये दोनों उसके अंदर आने वाला है, तो यूनिवर्सल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। देखो भाई, तो यूनिवर्सल थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। अरे ये एक मिनट, ये नहीं बनाते हैं भाई, स्क्वायर बना लेते हैं। यूनिवर्सल थोड़ा बड़ा बना लेंगे, ठीक है। अरे भाई ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। हाँ, तो ये हो गया अपना यूनिवर्सल, इसको नाम दे देते हैं यू, ठीक है। अब तुमको बाहर, इसके बाहर यानी कि इधर वो एलिमेंट लिखने हैं जो क्या हैं, जो इनमें नहीं आए हैं। जैसे कि क्या 1, 2 आ गया है, 2 नहीं लिखूंगा, 3 आ गया है, 3 आ गया है, 4 नहीं आया है तो 4 लिखूंगा, 5 आ गया है, यस नहीं लिखूंगा, 6 आया है क्या, चेक कर लो, 6 भी नहीं आया, आई थिंक 6 नहीं आया तो 6, फिर 7 आ गया, यस नहीं लिखूंगा, फिर 8 से तो 14 तक आ ही गए, तो 14 के बाद सीधा लिखूंगा 15, 15 नहीं आया तो लिख रहा हूँ 15, 16 आया है, 16 भी नहीं आया तो 16 लिखूंगा, 17 आया है, 18 नहीं आया तो लिखूंगा, 19 आ गया है, 20 नहीं आया तो लिखूंगा 20। खत्म, ये हो गया तुम्हारा क्या प्रॉपर वेन डायग्राम। उम्मीद है तुमको समझा है। देखो इस हिस्से को क्या कहते हैं, कॉमन, ये x में भी है और y में भी है। तुमको वेन डायग्राम बनाने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बता दिया है, तुम्हें कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेना। पहले शुरू करना है उससे कि दोनों में कुछ कॉमन है, छोटे हिस्से से, तो फिर कॉमन वाले पहले लिखे, फिर x में कौन से लिखे, कॉमन वालों को छोड़ के जो बच गए थे वो लिखे, y में कौन से लिखे, कॉमन वालों को छोड़ के जो बच गए थे, फिर बाहर कौन से लिखे, जो इन दोनों के अंदर नहीं आए थे, जो इन दोनों के अंदर नहीं आए थे। उम्मीद है तुम्हें ये क्लियर है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द वेन डायग्राम। बेटा अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता ना, तो तुम लोग सर्कल ऐसे बना देते, ठीक है। दोनों में कॉमन नहीं है तो अलग अलग सर्कल बनते, पर कॉमन था इसके लिए इंटरसेक्टिंग सर्कल बने। ओके, आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट सम, U में है 1 2 3 7 8 9 10 11 12 और P में है 1 3 7 10। शो द सेट्स U P एंड P डैश बाय वेन डायग्राम। तो कैसे भाई, देखो वेन डायग्राम बनाने में तो अभी हम किंग हो गए हैं भाई। तो इधर एक ही सेट है तो एक ही सर्कल बनाता हूं भाई, और बना लेता हूं और एक क्या स्क्वायर, रेक्टेंगल, जो भी कहो, ठीक है। अब फिलिंग करूंगा भाई। ये जो है इसको मैं दे देता हूं क्या U, और इसको दे देता हूं क्या P, ठीक है। इसको क्या दे देता हूं P। अब इधर ध्यान से देखना भाई, इधर हमारा P क्या है, पहले वो फिलिंग कर लेते हैं। 1 3 7 10। अब 1 3 7 10 को छोड़ के क्या क्या बच गया बाकी, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आ गया अंदर, 7 भी आ गया है तो 8 आएगा, 8 के बाद 9 आएगा, यस 9 आएगा, और 10 ऑलरेडी आ गया है। तो मैंने सारे एलिमेंट लिख दिए भाई, तुम चेक कर लो, देखो 1 2 3, उसके बाद 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, ठीक है। अब अपने को बोला था U P और P कॉम्प्लीमेंट दिखाना है, तो अब ऐसा जब आता है ना P कॉम्प्लीमेंट, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो P है ना, ये हम अंदर लिख देंगे ताकि ये बता रहे कि ये P है। और देखो सर P फिर एलिमेंट लग रहा है, नहीं, इसके लिए देखो एलिमेंट को डॉट 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 दिया है और P को कोई डॉट नहीं है, मतलब वो नाम है।
तो ये बाहर वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, पी कॉम्प्लीमेंट, और ये पूरा क्या हो जाएगा, यू। सर हमको समझ नहीं रहा है, टेंशन मत लो बेटा, एक काम करो, तुम पी कॉम्प्लीमेंट निकाल लो ना, तुमको तो आता ही है। देखो यू पता है, पी पता है, पी के एलिमेंट को छोड़ दो, 1 3 7 10 को छोड़ दो, क्या बचेगा 2, क्या बचेगा 8, क्या बचेगा 9। तुम देखो इधर भी 2 8 9 ही है ना बार, और उसको क्या नाम दिया तुमने, पी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया कि पी कॉम्प्लीमेंट कैसे दिखाया मैंने वेन डायग्राम। ये पी अंदर दिखा दिया, पी कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर वाले एलिमेंट, और यू मतलब पूरा, पूरा मतलब ये रेक्टेंगल और ये सर्कल मिला के। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, वेन डायग्राम से तो बता दिया, वेरीफाई करो पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज पी। चलो पी कॉम्प्लीमेंट का बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालोगे मतलब क्या, 289 को छोड़ के, 289 को छोड़ के यूनिवर्सल में से लिखोगे तो क्या बचेगा रे, 1 3 7 10। तो बधाई हो, ये कोई और नहीं, ये अपना बिछड़ा हुआ दोस्त पी ही था। तो ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम। इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। तो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। बहुत ही इजी सम था भाई। अब आया है क्या, इफ फोर्थ सम पहले करते हैं, 1 3 2 7 है, देन राइट एनी 3 सबसेट्स ऑफ इट। कोई भी 3 सबसेट भाई, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो 3 सबसे आसान सबसेट मालूम है क्या होंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लो, और क्या 3 2 7। ठीक है, मैं तुमको एक टास्क देता हूं, बहुत मजा आएगा इस टास्क को। तुम मुझे बताना कमेंट में, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है कि 1 3 2 7 4 एलिमेंट है, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। बहुत मजा आएगा, देखो तुम मैथ्स के साथ खेलोगे तो मजा आ जाएगा। ये तुम्हारा टास्क है, कमेंट में मुझे बताना है टोटल नंबर ऑफ सेट्स कितने, सबसेट्स कितने होंगे। ठीक है, मुझे आंसर पहले से ही पता है, पर मैं जानना चाहता हूं तुमको आता है कि नहीं। ठीक है, बहुत मजा आएगा यार, तुम करके तो देखो। ठीक है, तुम मुझे कमेंट में बताना क्या आंसर आता है, इसके सबसेट कितने होंगे, टोटल नंबर ए में 4 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कितने होंगे। 3 तो मैंने लिख के दिए, क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया है। ठीक है, तुम इसका ये मुझे आंसर देना। फिफ्थ सम करते हैं, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन सेट्स। ठीक है, बिटवीन सेट्स बोला है, सेट के बीच में। ठीक है, अभी इधर एम्प्टी सेट, एवरी सेट ऑफ इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो नहीं करना, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो सब नहीं करना। इधर बीच में, इनके बीच में क्या नाता है वो चाहिए। तो अब देखते हैं, पी पुणे वालों का है, एम मध्य प्रदेश का है, आई इंदौर का है, बी इंडिया का है, और एच क्या है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो सबसे बड़ा सेट अपने को पता चल रहा है कि वो इंडिया है। तो मतलब बी सबसे बड़ा सेट है, मतलब बाकी सब इंडिया में तो आते ही हैं, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हम लिखते हैं कि पी सबसेट है किसका, बी का, एम भी सबसेट है किसका, बी का, और आई भी सबसेट है बी का। बेटा तुमने ऐसा लिखा कि बी सबसेट है बी का, तो बेटा पाप पड़ेगा तुम। बेटा बी सबसेट है बी का लिखोगे, राइट है, पर बेटा क्वेश्चन में पूछा नहीं है, क्वेश्चन में पूछा था सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट्स। ठीक है, वो मत लिखना, बी सबसेट ऑफ सबसेट, बी सबसेट ऑफ बी, वो मत लिखना। उसके बाद लिखेंगे एच सबसेट है क्या, बी का। अब तुम्हारा जनरल नॉलेज काम आएगा इधर। जनरल नॉलेज सर हमारा बहुत अच्छा है, ऐसा बच्चों को लगता है। अब पुणे जो है वो महाराष्ट्र में आता है, सबको पता है। तो पुणे पी इज सबसेट ऑफ क्या लिख देता हूं, एच। फिर मध्य प्रदेश तो भाई पता नहीं, पर इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, तो आई सबसेट है किसका, एम का। और कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, दिस इज द फाइनल आंसर, वेरी सिंपल। इसमें एक और क्वेश्चन होगा जो मैंने शायद इधर क्वेश्चन नहीं डाला है। क्वेश्चन है कि विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट। ऑब्वियसली सबसे बड़ा सेट इसमें कौन है, इंडिया, तो इंडिया कौन सा नाम दिया है, बी। तो बी सेट कैन बी यूनिवर्सल सेट, बी सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई। ठीक है, अब देखो, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं ए में है क्या,
सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, तो 5 10 15 डॉट डॉट डॉट। बी में क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 7 7 14 और 21 डॉट डॉट डॉट। 12 मल्टीपल्स ऑफ 12 12 24, ठीक है, ये तुमको आता ही होगा 36, ठीक है। अब क्या है इधर, विच सेट ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच सेट ऑफ नंबर्स मतलब क्या, अभी इधर हमारा I W, ठीक है। अभी देखो क्या होता है इधर ना, थोड़ा वाद विवाद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर देखो मैंने पॉजिटिव नंबर लिए, कहीं पे भी मेंशन नहीं था कि पॉजिटिव नंबर की बात करो। तो कुछ स्कूल क्या करते हैं, पॉजिटिव लिखवाते हैं, फिर IW Q बोलते हैं। I मतलब इंटीजर, W मतलब होल और Q मतलब क्या, रैशनल। ये तीनों कैन बी यूनिवर्सल सेट, ये लिखवाते हैं। पर अगर मेरे हिसाब से देखोगे ना तो ये रॉन्ग है बेटा। क्यों बेटा? क्योंकि इधर नेगेटिव भी नंबर तो होते हैं ना यार। ऐसा थोड़ी कि मल्टीपल्स ऑफ 5 हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं, नहीं। इधर मेंशन थोड़ी किया था कि नेचुरल नंबर है, तो आपको नेगेटिव भी लिखने होते हैं। बट अभी स्कूल वाले लिखवाते हैं तो ये लिखो, नहीं तो मेरे हिसाब से होल लिखना गलत है, ठीक है। तो I Q और R लिख सकते हो। R मतलब रियल नंबर, ठीक है। सारे नंबर जो होते हैं ना रियल ही होते हैं, बस खत्म। तो R I Q कैन बी यूनिवर्सल सेट, बट स्कूल वाले I W Q लिखवाते हैं तो वो भी लिखना यार, स्कूल की माननी पड़ेगी, 9th स्टैंडर्ड में है। इसका भी आंसर बेटा सेम लॉजिक, क्या होगा, ये लिखा तुमने, फिर P सेट ऑफ इंटीजर्स। इधर अगर स्कूल वाले W लिखा है ना बेटा, स्कूल वालों को मारना थोड़ा, क्योंकि इधर क्लियरली मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? देखो इधर मेंशन किया है, इंटीजर की बात हो रही है। इंटीजर कौन से होते हैं? नेगेटिव में भी होते हैं। तो इधर R I और Q आ सकता है, पर W कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इधर इंटीजर की बात की है, इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं। अगेन सेट ऑफ ऑल इवन स्क्वायर नंबर्स, ये तो बहुत अच्छे। इवन स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं सर? जैसे कि 4 16 36, ये इवन नंबर भी हैं और किसी के स्क्वायर्स भी हैं। तो ये वाला सम मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, इस पर वाद विवाद बहुत होती है। लॉजिक समझा दिया है, कोई डाउट हो तो कमेंट में करना, मैं तुमको डाउट का आंसर दूंगा बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला मैं सम इधर ही छोड़ रहा हूँ। 7th सम देखो, लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज एन यूनिवर्सल सेट। सारे बच्चे तुम्हारे क्लास के यूनिवर्सल सेट में आ गए, सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट में आ गए हैं। और ए में कौन से आते हैं? ए में स्टूडेंट्स हु सिक्योर 50%, मतलब 50 और मोर देन 50, मतलब दो कैटेगरी के लोग हैं एक्चुअली, 50 वाले और 50 से ज्यादा जिनकी मार्क्स आई। बोल रहे हैं देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। भाई तो ए में, ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएगा? 50 और 50 से ज्यादा ए में आ गए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में 50 से कम, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट्स हु सिक्योर, ठीक है, स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50%। बेटा किसमें 50%? वो बताया है 50% मार्क्स इन मैथ्स, तो ऐसा तुम्हारा आंसर होगा। बेसिकली यही तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए लिखा था, तो ये लिखना है आंसर में तुम्हें, ठीक है। इसी के साथ मैंने खत्म कर दी है तीसरी एक्सरसाइज भी। उम्मीद है तुमको समझी होगी। भाई समझी होगी तो लगाओ चमका, और अगर नहीं समझी है तो कमेंट करो, कोई डाउट है तो मेरे से पूछो। और भाई ज़रूर एक चीज़ शेयर करना, और वो ये है ब्लेसिंग्स, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। बाय बाय।